मुश्किल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। कहते हैं ना, कहावत है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। इंसान जब किसी चीज की चाहत रखता है तो उसे पाकर ही दम लेता है। इनकी लाइफ जर्नी में हम एक खास बात करने वाले हैं इस सेशन में कि अक्सर होता है कि एग्जाम के समय में बच्चों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप सभी की टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि एग्जाम में क्या होगा, कितना तैयारी हमने किया है और नेट की तैयारी कितने दिन, मतलब आपने क्या फर्स्ट टाइम में ही आपने नेट क्वालिफाई कर लिया? सर नहीं, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में हुआ है क्वालिफाई, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाई थी मैं। मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना है, तो मैं बस ऐसे यूट्यूब वगैरह सर्च कर रही थी तो उस पर कुछ वीडियोस भी सही से नहीं आ रहे थे। फिर जब सेकेंड अटैम्प्ट दे रही थी तब मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी। मतलब वाईटी की सेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप उससे जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी लो लास्ट टाइम पे स्पेशली पेपर 1 में क्या करें और क्या पेपर 1 अभी पॉसिबल है करना, क्योंकि पेपर 1 के बिना बहुत सारे स्टूडेंट 2-2 नंबर से 4-4 नंबर से JRF या फिर नेट रह जा रहे हैं। तो अभी वो कैसे करें पेपर 1 को? सब बिना पेपर 1 के नेट क्वालिफाई करना मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुश्किल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। कहते हैं ना, कहावत है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। इंसान जब किसी चीज की चाहत रखता है तो उसे पाकर ही दम लेता है। तो आज इस गेस्ट रूम में मैं इसी तरह से एक कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जिनका नाम आस्था ठाकुर, जो रहने वाली समस्तीपुर रोसड़ा से हैं। इनकी लाइफ जर्नी में हम एक खास बात करने वाले हैं इस सेशन में कि अक्सर होता है कि एग्जाम के समय में बच्चों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप सभी की टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि एग्जाम में क्या होगा, कितना तैयारी हमने किया है और क्या क्या रह गया है, जो गया है उसका प्रेशर आप लोग झेल रहे होंगे। इन्हीं प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए और क्या करें और क्या ना करें एग्जाम के ड्यूरेशन में, उस पर हम बात करने के लिए चर्चा में गेस्ट रूम में हमने आस्था ठाकुर जी को बुलाया। आपका स्वागत है मैडम। हेलो सर। जी, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराइए हम सभी को। सर, मेरा नाम आस्था है और मैं समस्तीपुर रोसड़ा से आती हूँ और मैंने नेट क्वालिफाई किया है। मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया और अभी मैं JRF के लिए अटेम्प्ट कर रही हूँ। ओके, आपका नेट क्वालिफाई कब हुआ है? सर मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया, एक दिसंबर 2023 और जून 2024 में। ओके, और नेट की तैयारी कितने दिन, मतलब आपने क्या फर्स्ट टाइम में ही आपने नेट क्वालिफाई कर लिया? सर नहीं, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है क्वालिफाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाई थी मैं। फर्स्ट में क्यों नहीं कर पाई थी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सोर्सेज नहीं मिल रहे थे और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना है, तो मैं बस ऐसे यूट्यूब वगैरह सर्च कर रही थी तो उस पर कुछ वीडियोस भी सही से नहीं आ रहे थे। फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट दे रही थी तब मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा बस जो ना ऐसे ही गया और सेकेंड अटेम्प्ट मैंने आपके वीडियोस, मतलब सिर्फ YT सेशंस देख के मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। मतलब PYQ वगैरह जितना भी आपने करवाया था सारे उसी से हुए। मतलब YT की सेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप उससे जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। मतलब पेपर 2 को तो जावेद सर ने बता दिया है, रामबाण है ना, आस्था ने भी बता दिया है, लेकिन पेपर 1 कितना इंपॉर्टेंट है ये आस्था से जानते हैं, बिकॉज एग्जाम आने वाला है अभी आपका 21 जून से एग्जामिनेशन शेड्यूल है। उस तरीके में जब इतना एक कम टाइम बच जाता है तो एग्जाइटी बढ़ने लगती है ना। जैसे जावेद सर ने अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है, exactly. तो वो टेम्परेचर अभी बच्चों का बढ़ रहा है आस्था। तो अभी लो लास्ट टाइम पे स्पेशली पेपर 1 में क्या करें और क्या पेपर 1 अभी पॉसिबल है करना, क्योंकि पेपर 1 के बिना बहुत सारे स्टूडेंट 2-2 नंबर से 4-4 नंबर से JRF या फिर नेट रह जा रहे हैं। तो अभी वो कैसे करें पेपर 1 को? सब बिना पेपर 1 के नेट क्वालिफाई करना मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी लास्ट टाइम पे तो सारे यूनिट्स पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिस जितना करे वो है। बट हमारे 10 यूनिट है और 10 यूनिट में से कम हमारा 7 यूनिट परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें हमारा 35 क्वेश्चन मतलब सही हो। तो 70+ मार्क्स ज़रूरी है JRF के लिए और नेट के लिए भी। तो ऐसे बहुत सारे 10 यूनिट में कुछ जैसे कम्युनिकेशन हो गए, रिसर्च हो गए, ICT है और कम्प्रिहेंसन है, ये सब बहुत स्कोरिंग है, DI मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब पे अगर लास्ट टाइम पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो हमारे स्कोर्स अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल आस्था, जैसे जावेद सर पेपर खुलता भी है ना तो पहला ही क्वेश्चन DI का होता है जी। और मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपने DI की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है exactly. तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लो
अगर आपने वो सोल्व किया हुआ है वैसा तो डीआई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो 10 नंबर दे जाएगा। सॉलिड नंबर है, सॉलिड नंबर है, और वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बच्चों का, ये मेरा इतना आ रहा है मार्क्स। बिल्कुल, और वो आगे कॉन्फिडेंस आगे वाले क्वेश्चंस में दे देता है। तो मैं स्टूडेंट से भी यही बोलता हूँ कि अगर आपका थोड़ा बहुत हिला हुआ है अभी, है ना, तो लास्ट टाइम पे भी प्रिपरेशन होकर बढ़िया नंबर आ सकते हैं। बिकॉज जब मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू किए थे बच्चों के सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि सर हमारा तो 1 महीने में हो गया, और फिर बाद में बच्चे पूछते सर 1 महीने में होता कैसे है JRF नेट? एग्जैक्टली वो यही महीना होता है ना, वो यही टाइम होता है, क्योंकि आपको 180 मिनट परफॉर्म करना है वहां पे, है ना। कितना आपने तैयारी की वो एक तरह से अनदेखा हो सकती है अगर आपने 180 मिनट अच्छे परफॉर्म कर लिया। उस 180 मिनट में आपको एग्जाइटी या फिर वैसी जो गिगलिंग हो जाती है ना पेट में, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये टाइम अभी आप यूटिलाइज कर सकते हो, स्पेशली पेपर 1 को लेके, बिकॉज मैं वही पढ़ाता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को लेके आपके लिए है कि कैसे आप उसको सिक्योर करोगे। मैं थोड़ा सा 1-2 टिप्स बता के फिर जावेद सर ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कि अगर आपका अभी जितना भी स्कोर आ रहा है, मान लो आप 30 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 60 नंबर आ रहा है, उसको 60 से 80 तक कैसे पहुंचा सकते हो इसी टाइम पे, वो एक ही तरीके से जाएगा। आप एनालाइज करना स्टार्ट करो मॉक टेस्ट में। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट अभी दोगे उतना ज्यादा हेल्प करेगा। और ये बात ध्यान रखना, जब आप नेक्स्ट मॉक दे रहे होंगे, प्रीवियस मॉक का एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपने कहाँ गलती की है, ब्लेंडर कहाँ कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन देखो कि यार ये तो हो सकता था बट मैंने तो ये सिली मिस्टेक में गड़बड़ कर दी। मैथ्स में कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, वो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। डीआई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ, 2-4 क्वेश्चन वहां चले गए, है ना। तो वो एनालाइज अगर आप ढंग से कर लोगे मॉक वाइज, तो वो आपको रेप्लिकेट हो जाएगा, एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सर आपने एकदम एक सही बात कहा कि जब मैं भी तैयारी करता था उस ड्यूरेशन में मैंने एक नोटिस किया खास तौर से जी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आप देखते हैं पेपर 1 का, और पेपर 1 का जितने भी डीआई वाला हो या लॉजिकल रीजनिंग के हो या मैथ्स के क्वेश्चंस हो, वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ साथ आपने प्रैक्टिस सेट की बात जो कही है अगर वो कर रहे हो, और फिर वो भी एनालिसिस करो कि पिछले सेशंस में या पिछला मॉक में आपने कहाँ गलती किया है, तो मतलब ये स्कोर इतना तेजी से आप ऊपर ले जाते हो, आपको अंदाजा भी नहीं होता है। मैंने लास्ट टाइम जब एक सेशन किया था और मैंने खास तौर से एम्फेसाइज किया था कि पेपर 1 का कुछ हो जाए, ये बात ध्यान रखिए, कुछ हो जाए, अगर आपने डीआई मैथ्स वाला पोर्शंस कर लिया है, वो क्या करता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है जी सर, सॉलिड मार्क्स है वो। और मैं यही बोलता हूँ जैसे बच्चों को ना बाद में, क्योंकि ये ना 2-4 नंबर दिखते नहीं अभी, हाँ, ये दिखते हैं सब जब स्कोर कार्ड आ जाता है। exactly. तो अभी इनकी अहमियत अभी आपको पता नहीं चलेगी, आपको लगेगा यार ठीक है 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो चल जाएगा, लेकिन नहीं, जब वो जो JRF आप 2 नंबर से रह जाओगे ना 4 नंबर से, तब आपको लगेगा काश वो 2 क्वेश्चन मैथ्स के सही हो जाते, डीआई के वो गलती कर दिया, है ना। तो LR का वो यार इजी क्वेश्चन था, मैं तो गलत करके, सबने सही किया वो मैं गलत करके आ गई। तो वो अगर आप अभी ठीक कर पाओगे तो आई एम श्योर कि पेपर 1 में सॉलिड मार्क्स आएंगे, और वो JRF का जो जर्नी है वो थोड़ी सी कम कर देगा आपकी। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि डीआई मैथ्स वाले पोर्शंस, ये सब चीजें तो ठीक है। मैं एक चीज और नोटिस करता हूँ कि बच्चे आईसीटी पे फोकस कर रहे हैं, रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं, या एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो सवाल आपसे सॉल्व हो, लेकिन डीआई का अगर कर रहे हो, मैथ्स का अगर कर रहे हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हो, तो इसका मतलब कि सॉलिड है कि आप वहां से मार्क्स उठा लोगे। और सबसे अच्छी बात मैं इनको ये बताता हूँ सर, जैसे मैथ्स में क्या होता है या डीआई में क्या होता है ना, आपने सोल्व किया कैलकुलेशन और आपका आंसर आएगा, रफ शीट में आंसर आएगा और आप टिक करोगे और आप श्योर होंगे कि हाँ ये 100% सही है। जी हाँ, यहाँ थ्योरी वाले में क्या है, आपको लगेगा शायद ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। मैथ्स में ऐसा नहीं होगा, डीआई में ऐसा नहीं होगा, LR में ऐसा नहीं होगा, है ना। आप नंबर सिस्टम आईसीटी का ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वहां आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, आप टिक करोगे और आप कॉन्फिडेंस वहां बिल्डअप होता चला जाएगा। तो ओवरऑल हम बात करें तो पेपर 1 एक तरह से कह सकते हो कि जान है इस पेपर का, और पेपर 1 के बगैर कहते हैं ना कि आज भी अगर किसी शक्ति का नाम लिया जाता है, ठीक है, शक्ति के बगैर जो है ना शिव की पहचान नहीं, इस तरह से आप कह सकते हैं, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जावेद सर एक लाइन कि पेपर 1 ही है वो जो आपका एग्जाम में गेम बिगाड़ेगा, और पेपर 1 ही है जो एग्जाम में गेम बना देगा इसका। एग्जैक्टली। तो यही होता है, तो प्लीज बी फोकस, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो इस पोर्शन को, ये 100 मार्क्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है वो आपके पेपर का। आप अगर कोई भी एग्जामिनेशंस में आपका पेपर कोर जैसे इंग्लिश है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या दिगर कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पे क्या फोकस होनी चाहिए, उसमें से हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं, दैट इज द हिस्ट्री। और हिस्ट्री पे बात करते हैं कि आस्था आपने हिस्ट्री के लिए क्या किया था खास तौर से? सर मैंने हिस्ट्री के लिए तो पहले मैंने सिलेबस सारा था वो कंप्लीट किया, फिर PYQ और मॉक टेस्ट जितना था मैंने वो किया, और आपके सारे YT के सेशंस, वो मुझे लगता है रामबाण है,
मतलब उसमें मतलब सारे PYQ वगैरह सारे जो है ना कवर हो जा रहे हैं, और मतलब और उसके एनालिसिस करने पे, और ये क्या वो यूट्यूब के जो सेशन होते हैं मतलब उसमें जो ना एनालिसिस भी अच्छे से होता है, और उसका जो ना मतलब उस टाइम पे जो ना उसके जो टॉपिक से रिलेटेड जो ना बैकवर्ड मतलब और भी डिटेल्स रहते हैं वो भी जो ना कवर हो जाते हैं। अच्छा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कहना चाह रही है कि प्रीवियस इसके क्वेश्चंस जो मैं कराता हूँ या प्रीवियस इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके एनालिसिस के ड्यूरेशन में आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा वीक सेक्शंस हैं और उस पे आप फोकस करके जो है ना उसको सही कर लेते हैं जी। हाँ, ये तो चीज़ है कि एक टेक्निक है, एक स्टूडेंट्स में स्मार्ट स्टूडेंट्स का ये टेक्निक है जिनके पास अगर जो कोई कोर्स में नहीं आ पाए और समय कम रह जाता है तो वो उस तरह से अपना कोर्स को कवर कर पाता है। यही टाइम है सर, वो ये एग्जैक्टली यही टाइम है। और इस समय मैंने भी कहा ना कि सब बच्चों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, डू और डाई जैसे सिचुएशंस होते हैं बच्चों का कि इतने बार से मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर चुके हैं, लेकिन नेट न होने की वजह से वो कहीं एंट्रेंस नहीं दे पा रहे हैं या कहीं पे भी वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को खास तौर से मैं कहूँगा कि सेशन से जरूर जुड़ें, चाहे वो पेपर 1 के सेशंस हो या पेपर 2 के सेशंस हो। जितने भी मेरे कैंडिडेट्स, मेरे जितने भी फैमिलीज मेंबर हैं अड्डा के, सब लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि आप बेहतर कर सको, आपके लिए करते हैं। और आप आस्था जैसे लास्ट टाइम में आपने और क्या खास चीज किया जिससे आपको लगता है कि रिजल्ट हो पाया? सर लास्ट टाइम पे मैंने 2 पोर्शन पे फोकस किया, जैसे मेरा एंशिएंट और मॉडर्न पे मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो मैं वो 2 पोर्शन को हमेशा साथ लेके चल रही थी। मतलब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी मेरा 2 पोर्शन मैं साथ लेके चल रही थी जिससे मुझे बेनिफिट हुआ। और लास्ट टाइम पे मॉक और PYQ जितना सॉल्व कर सकती थी किया मैंने, और 2 पोर्शन मैं साथ लेके चल रही थी। तो ये मुझे बहुत बेनिफिट लगा इसका मुझे। मतलब कहने का अर्थ साफ साफ ये है कि हिस्ट्री का 3 पोर्शंस, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, और एक मोटा मोटी मिला लेते हैं हिस्टोग्राफी। तो इनमें से इन्होंने क्या किया कि 2 पोर्शंस जो स्ट्रॉन्ग है, दैट इज द एंशिएंट एंड मॉडर्न, इन्होंने कवर कर लिया और इन्होंने ज्यादा अपना तामझाम नहीं लगाया। ये 2 पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मेडिएवल में थोड़ा बहुत अगर वीक भी है तो खींच जाएगा बात को, या आपका मेडिएवल मॉडर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है और एंशिएंट में आप लैग कर रहे हो, तो आप 2 पोर्शंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। ऐसा नहीं कि एंशिएंट के क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओ, ऐसा भी है नहीं। जी सर। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बहुत सारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में कुछ नहीं होता है। रियलिटी यही है कि आप बहुत सारी चीज कवर करने के चक्कर में आपसे कंप्लीट नहीं हो पाता है चीजें। तो आप फोकस उतना चीज को करें कि जितनों को रिवाइज आप कर सकें। और हकीकत तो यही है कि UGC नेट का जो सिलेबस है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो 6 महीने में कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है। बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लेंदी सिलेबस है। हालांकि हम पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं कि इसे कंप्लीट किया जाए, और करते भी हैं और अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए हमारी कोई भी सेशंस जो है, जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे एग्जाम कंप्लीट हुआ और तुरंत हम लोग अपना बैच लेकर आ जाते हैं दूसरे साइकिल के लिए। जैसे भी दिसंबर साइकिल्स के लिए हमारा बैच ऑलरेडी आपके जो है ऐप पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये इसलिए कि ताकि बच्चों का सिलेबस सही समय पे कंप्लीट किया जाए। तो अंतिम समय में अगर मैं कहूँ आप सभी को कि इस समय क्या ना करे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करे वो तो आप लोग जानते ही, क्या ना करे वो बता रहा हूँ कि सारे के सारे सिलेबस कवर करने के फिक्र में ना रहे कि हमारा ये सिलेबस हुआ, ये सिलेबस हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कम से कम 3 सेक्शंस में से 2 सेक्शंस अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, चाहे वो मेडिएवल मॉडर्न हो या मॉडर्न एंशिएंट हो या एंशिएंट मेडिएवल हो, कोई भी कॉम्बिनेशंस लेकर चलें, लेकिन साथ साथ हिस्टोग्राफी जरूर पढ़ें, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो साथियों, और जो है लास्ट टाइम में एक चीज और कहूंगा, जो टेक्निक है वो है पैसेज का। सर जी, पैसेज रीड कैसे करना है। पैसेज के मार्क्स आपके 10 क्वेश्चन गुने 2 अगर देखूं तो वो 20 मार्क्स के हैं। तो पैसेज के लिए भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चंस आपके कोर हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपके हिस्ट्री का हो, या हिस्ट्री से रिलेटेड भी अगर है तो आपका वो पैसेज पढ़ने के तरीके से आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो 2 सेक्शंस अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपका रिजल्ट बनेगा। उसको खूब रिवाइज करें। एक कहावत है कि किसी चीज को 10 बार करें से अच्छा है कि एक चीज को 10 बार करें। तो जावेद सर, लास्ट टाइम पे मेरा मतलब एक कहने का बात है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है बच्चों को, और इस टाइम भी किया जा सकता है। पहली तो बात ये अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं होगा अब भी हो सकता है, ठीक है। तो यही कहना है कि या तो जान लगा दे
या जाने दो, एक ही बात करोगे है ना, ये तो छोड़ ही दो कि नहीं सर छोड़ देते हैं, या इस टाइम भी जान लगा के क्लियर कर सकते हो, लास्ट टाइम पे भी कवर अप हो सकती है, पेपर 1 भी कवर हो जाएगा, पेपर 2 भी कवर हो जाएगा, बट अपने दिमाग में एक बार उसको कर लो कवर कि हाँ हो सकता है, बस ये सोच लो। मतलब गिव अप नहीं करना है जी सर। ओवरऑल ये है कि भाई इस बार नहीं देकर अगला दिसंबर देखते हैं, ऐसा नहीं, देखते के चक्कर में देखते रह जाओगे फिर। तो टू बी ऑनेस्ट फोकस रहिए अपने पेपर के प्रति। और अंत आपसे सजेशंस, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे आस्था, जो अपकमिंग कैंडिडेट्स है, जो नए कैंडिडेट है, जो पहली बार यूजीसी नेट में अपियर होने जा रहे हैं, उनको क्या आप सजेशन देंगे? सब मैं कहना चाहूँगी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार PYQ ज़रूर देखें, और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप PYQ देखें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जो आपको बहुत बेनिफिट आएगा। आप जब वो करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। ओके, 3 रूल्स फॉर द सिलेक्शंस: PYQ, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना कर सकते हो उतना कीजिए। कोई नया चीज़ के लिए आप ज़्यादा जुझारू ना हो, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो नया चीज़ सीखने के लिए। तो ओवरऑल आज के सेशंस में हमने ये टिप्स की बात की कि हाउ टू क्रैक योर यूजीसी नेट GRF इन जून 2025। जय हिंद, जय भारत।